Good morning, children. How are you? I hope that you all are fit, very fine, healthy, and very happy. Children, it is said that a day starts with positive thought and graceful smile will make the life beautiful and divine. So let's start the day with positive thought and let's start the day by remembering the God and with a graceful smile. So children, welcome back in your history class. And children, as you know that we have started the chapter French Revolution from your history section, and I will. So we are doing. We are still doing this chapter, and in previous lecture we have discussed about the economic causes of the French Revolution, and in this lecture we will continue this chapter, and we will discuss about the intellectual causes of the French Revolution. बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा था, और आज जो है आज के इस लेक्चर में हम जो है इसके बौद्धिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वेयर द इंटेलेक्चुअल कॉजेज़, कि बौद्धिक कारण, वो क्या बौद्धिक कारण थे जिनकी वजह से जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक बैकअप मिला. तो हम let's start the discussion. Before starting the discussion of the further topics, let's have a quick revision of those important points whatever we have discussed in previous lecture. यानी प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार फिर पॉइंट्स में एक बार फिर देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर, ताकि आपको जो है वो आगे का शीर्षक जो है, आगे का टॉपिक अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे. So let's start the lecture. And children, one thing I want to tell you about your project work. In the end of the video, I will send you, along with this video, I will send the project work in history. What you have done and what will you do in project work, I will send you in PDF form. मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो एक PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोजेक्ट का सब शीट, टाइटल और टॉपिक लिखकर आपको सेंड कर दूंगी, और सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ, विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं आपको आई विल सेंड यू कि व्हाट यू हैव टू डन इन प्रोजेक्ट वर्क. So children, don't worry about that thing. I will tell you and I will explain you, and I will send the project work in PDF form. So children, let's start the lecture, and first we will revise. Let's have a quick revision of the points of whatever we have discussed in previous lecture. So let's start the lecture. So children, we have in previous lecture we have discussed about the economic causes of the French Revolution. We have discussed in points. First point is disarranged economy. हमने पिछले लेक्चर में बच्चों जो है फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा था. जो पहला पॉइंट था आपका डिसअरेंज इकोनॉमी, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था. सेकंड पॉइंट फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम, दोषपूर्ण कर व्यवस्था. थर्ड, ट्रेड एंड बिजनेस हिंड्रेंसेस, व्यापारी एवं व्यावसायिक अवरोध. फोर्थ, वी हैव डन रिकवर टैक्सेशन सिस्टम, यानी कर वसूली की प्रणाली. एंड फिफ्थ, वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रगल टू लिव, जीने का संघर्ष. एंड सिक्स्थ, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी की समस्या. और लास्ट, डिससेटिस्फैक्शन अमंग सोल्जर्स, यानी सैन्य असंतोष. इन सम पॉइंट्स को हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. नाउ चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक इज़ इंटेलेक्चुअल कॉजेज़, यानी बौद्धिक कारण. आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन टुडेज लेक्चर. नाउ चिल्ड्रन, बौद्धिक कारण वैसे क्या हैं? अब हम कह सकते हैं इसमें कि द 18th सेंचुरी वॉज एन एज ऑफ रीज़न, यानी 18वीं शताब्दी जो है वो विचारों का युग कहलाता था. Why? Because it witnessed the emergence of social groups termed as a middle class. क्योंकि इस एज में, इस 18th सेंचुरी जो था वो एक नए सामाजिक समूह को जन्म दे रहा था, जिसको हम मध्य वर्गीय समाज कहते थे, जो पढ़ा लिखा क्लास था, एलाइट क्लास था. These social groups had made huge wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of the woolen and silk textiles that were exported and were bought by the richer ones as well.
ये जो सोशल एक नया सामाजिक ग्रुप जो उभर कर आ रहा था, इसने बहुत सारा धन बनाया व्यापार के थ्रू, और ये वुलन और सिल्क का इन्होंने व्यापार किया और उससे इन्होंने बहुत धन अर्जित किया। और द मिडिल क्लास also included professionals like lawyers and administrative officials। और ये जो मध्य वर्गीय था बच्चों, इसमें बहुत सारे अन्य वर्ग भी आते थे, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी भी आते थे जैसे कि अदालती कर्मचारी या प्रशासनिक अफसर। All of these believed that a person's social position must depend on his merit। और ये इन सभी ग्रुप का, इन सभी समूह के सदस्यों का ये मानना था कि पर्सन यानी व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या किसी व्यक्ति की सामाजिक पोजीशन जो है वो उसके योग्यता पे आधारित होती है। एंड नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और किसी भी व्यक्ति को जो है वो जन्मजात जो सुविधा मिलती, जन्म से उनको सुविधा या जन्म से उनको योग्यता प्रदान, या जन्म से उनको जैसे अगर वो सुख सुविधा में या रॉयल या कुलीन वर्ग में उनका जन्म हुआ है, तो इस आधार पे उनकी योग्यता नहीं तय होनी चाहिए, पदवी नहीं तय होनी चाहिए, बल्कि द पोजीशन, सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। सो इनका ये मानना था। एंड देन कह सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति में जो फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 18th सेंचुरी कैसा एज था। और बौद्धिक कारण में बच्चों इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ में हम बात करेंगे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की, बहुत सारे फिलोसफर, थिंकर्स, राइटर्स की, जिनकी बहुत अपना इन्होंने योगदान दिया फ्रांसीसी क्रांति में। यानी फ्रांस के अनेक दार्शनिक, विचारक और बहुत सारे ऐसे लेखक भी हुए फ्रांस में जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया, उनकी अपनी अलग भूमिका थी। इन लोगों ने क्या किया कि तत्कालीन व्यवस्था पे करारा प्रहार किया था और जनता इनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई और क्रांति के लिए तैयार हो गई। इसलिए these ideas and their ideas and the ideas of these intellectuals, these philosophers, thinkers and writers prepared the background of a society based on freedom, equal laws and opportunities for all। The same ideas and these ideas were यू कैन से दैट कि ये जो आइडियाज़ थे, जो ये विचार थे, इन्होंने समाज में एक नई अवधारणा रखी। जो क्या अवधारणा थी? समाज जो है वो स्वतंत्रता पे आधारित हो, सभी जो है वो कानून के समक्ष बराबर हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। सो these ideas were enhanced by whom? Were enhanced by the philosophers such as, बहुत सारे philosophers के नाम थे जैसे कि फर्स्ट आपका जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, जीन जैक्स रोस्यू एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सारे जो बुद्धिजीवी थे बच्चों, जो ये थे, इनकी अपनी अलग भूमिका थी। हम बाय वन इनके बारे में वी विल डिस्कस, वी विल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, जॉन लॉक। नाउ जॉन लॉक, द पीरियड of John Locke is 1632-1704, and John Locke was one of the most famous philosopher, or you can say that thinker of the France, and he has written books. He has written two books. He has written one book, that is, he has written not two books, he has written one book in his famous book, Two Treatises of Government. And in this book he criticized the doctrine of the divine and absolute rights of the monarch. He supported the idea that no group in the society should be privileged by birth and merit and must be the basis of person's social position। जैसा कि as I told you, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ये विचारों का एज था और इन फिलोसफर्स ने एक थीम, एक आदर्श रखा। वो ये था, जॉन लॉक ने अपनी इस बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में ही हैज़ रिटन, क्या उसने लिखा था? व्हाट आई रिपीटेड बच्चों, कि इन दिस बुक ही हैज़ क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क। What he supported? He supported the idea that no group in the society should be privileged by birth and merit, but it must be the basis of a person's social position। यानी जॉन लॉक ने क्या किया कि उसने राजशाही के दैवीय स्वरूप और निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया था। निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया। उसने राजशाही यानी मोनार्की सिस्टम का विरोध किया
और जो राजा की जो डिवाइन राइट था कि राजा की इच्छा ही राजा का कानून है, इसका उसने विरोध किया और निरंकुशवाद का यानी मोनार्की सिस्टम का उसने खंडन किया। उसने अपनी पुस्तक यानी जो पुस्तक थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, उस जो 1690 में प्रकाशित हुई, उसने अपने सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन किया। वह मानव के जो प्राकृतिक अधिकार हैं और जो सीमित राजनीतिक सत्ता का समर्थक था, वो मानव के प्राकृतिक अधिकार, जो नेचर, जो प्राकृतिक अधिकार जो मानव को मिले हैं उसके पक्ष में था। और उसने राजनीतिक उदारवाद का भी समर्थन किया और उसके विचारों का प्रभाव जो है वो अमेरिकी संविधान एवं फ्रांस की क्रांति पर बहुत ज़्यादा पड़ा। जो उसकी उदारवादी विचारधारा थी उसकी फ्रांसीसी जो है वो फ्रांसी क्रांति पे तो पड़ा ही, साथ में अमेरिकी संविधान पर भी पड़ा। और रूसो इज़ वन ऑफ द अनदर फिलोसफर। रूसो एक अन्य बुद्धिजीवी थे, दार्शनिक थे जो फ्रांस के थे। उन्होंने भी लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और राज्य में अनुबंधन की बात कही, यानी जनता और राज्य में कनेक्शन की बात कही कि डायरेक्ट जनता जो है वो राज्य से कनेक्ट हो, उसमें कोई तीसरा चौथा जो हो ना हो, भागीदारी ना हो, इस तरह की बात उन्होंने की। नाउ द सेकेंड वन इज़ मॉन्टेस्क्यू, यानी दूसरा आपका है फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, 1689 to 1755। यह बहुत उदार विचारों वाला दार्शनिक थे, ये बहुत थे। और यद्यपि यानी हालांकि ये कुलीन वंशी यानी ये अभिजात वर्ग से संबंधित थे, तथापि उसने लेकिन फिर भी इसने राज्य और चर्च दोनों की बड़ी ही कड़ी आलोचना की थी। ये कुलीन वर्ग के नोबल क्लास से बिलोंग करते थे बच्चों, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बावजूद भी उन्होंने चर्च और राज्य की बहुत कटु आलोचना की थी। और उसने उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा, उन्हें रचना की, जैसे कि पर्शियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये दो जो बुक्स थे, द पर्शियन लेटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। और उनका मानना था बच्चों कि जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता मानव के जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी जीवन और यानी लाइफ, प्रॉपर्टी और फ्रीडम, यानी जीवन, संपत्ति और जो स्वतंत्रता है वो मानव के जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी लाइफ, प्रॉपर्टी, ही बिलीव्ड दैट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम। So children, what he believed that life, property and freedom were the rights, essential rights of the human being। यानी किसी मनुष्य का जो है जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता जो है मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू का एक कथन बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय रहा और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस भी रहा, प्रख्यात भी रहा, कि उनका ये मानना था, उसका ये कहना था कि यदि शासक उचित रूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन ना कर सके तो समाज को ये पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो क्रांति से उस शासक का शासनकाल नष्ट कर सकता है। इट मीन्स दैट कि if the society has right to destroy the rule of that king who is not able to rule the administration with responsibility. The society has right to destroy the rule of that king with a revolution who is not able to rule the administration with responsibility। यानी कि कहने का मतलब ये था बच्चों कि अगर कोई राजा अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर सकता है तो समाज को ये पूरा अधिकार है कि वो क्रांति से उसको नष्ट करे। अब मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन जो थी बच्चों वो था आपका शक्ति के पृथक्करण का बारे में। उन्होंने कहा शक्ति के पृथक्करण के बारे में, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत था। तो ही हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ही हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्ति का पृथक्करण जो था उसने विभक्तिकरण जिसे कह सकते हैं, शक्ति का विभक्तिकरण यानी शक्ति का अलगाव का सिद्धांत जो था उन्होंने ये सिद्धांत जो है उन्होंने बताया। और उन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी जिसका नाम था विधि की आत्मा, अथवा कह सकते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। He has written another book, The Spirit of Laws, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विधि की आत्मा, जो कि 1748 में पब्लिश हुई यानी प्रकाशित हुई। और इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है। इसमें शक्ति के विभक्तिकरण के बारे में बात किया गया, शक्ति के अलगावकरण की नीति के बारे में या सिद्धांत के बारे में कहा गया है। इसमें क्या इस द स्पिरिट ऑफ लॉज के अनुसार, जो नहीं अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉज
ही कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू ओपनली अटैक द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. He advocated the constitutional monarchy and proposed a division of power within the government between the legislature, the executive, and the judiciary. And this model of government was put in exercise in the USA after the 13 colonies achieved their independence from Britain. यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि मॉन्टेस्क्यू का कहना क्या था इसमें बच्चों. मॉन्टेस्क्यू का इसमें जो स्पिरिट ऑफ लॉज था उसके अनुसार राज्य की शक्तियाँ जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए. ऐसा होने से शासन निरंकुश और स्वेच्छाधारी नहीं होगा. मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों का प्रभाव सबसे ज़्यादा अमेरिका में भी पड़ा. क्योंकि ये कैसे पड़ा, जब इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है इंग्लैंड से स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है वो फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की, कि अमेरिकन की 13 उपनिवेशकों को आज़ाद कराने के लिए किससे, ब्रिटेन से. तो उसका प्रभाव वहाँ देखने को मिला कि अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के बाद अपने संविधान में इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया. अतः फ्रांस में भी ऐसी मांग की जाने लगी. यानी जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज़, 13 उपनिवेश जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, तब उन्होंने अपने संविधान में इस सिद्धांत को विशेष स्थान दिया था. यानी क्या इस सिद्धांत के अनुसार क्या था बच्चों कि ही एडवोकेटेड व्हाट मॉन्टेस्क्यू एडवोकेटेड इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज व्हाट दैट ही ओपनली अटैक्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. उसने बिल्कुल निरंकुश शासन के ख़िलाफ़ उसने बिल्कुल बात कही थी स्पिरिट ऑफ लॉज में. और अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी इस जो है विधि की आत्मा बुक के अनुसार क्या था कि ही एडवोकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. यानी इसने जो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि इस स्पिरिट ऑफ लॉज विधि की आत्मा के अनुसार राज्य की शक्तियाँ जो हैं, 3 शक्तियाँ थी राज्य की शक्तियाँ होती हैं, वो हैं आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. कार्यपालिका लेजिस्लेटिव, विधायिका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या न्यायपालिका यानी एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए. और इसमें ऐसा करने से शासन निरंकुश और स्वेच्छाधारी नहीं होगा. और इस तरीके से उन्होंने वोल्टेयर ने अपनी बात कही. नाउ 4th वन इज़ जीन जैक्स रॉसी यानी जीन जैक्स रूसो, इनको हिंदी में रूसो कहते हैं. अब ये जो रूसो थे इनका काल था 1712 से 1778 तक. रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था और इसकी प्रमुख जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो हैं एमिली और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इनकी 2 बुक्स थी. सबसे फेमस जो हुई थी वो एमिली थी और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पे बिल्कुल आधारित थी. यानी ये रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं. और उसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में पब्लिश हुई बच्चों, उसमें क्या था, उसने जनमत यानी जर्नल विल की यानी जनमत की बात की. उसने जर्नल विल को सर्वशक्तिमान माना, सर्वशक्तिशाली माना. यानी कि जनमत है, जो जनमत का मत है, जो लोगों का मत है, जो मेजॉरिटी का मत है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है. क्योंकि राज्य तो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बना होता है. यानी राज्य जो है वो जनता की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, ना कि राजा स्वयं अपने इच्छा के बारे में सोचे. गणतंत्र डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर रूसो डेमोक्रेटिक यानी गणतंत्री यानी लोकतांत्रिक तथ्यों की बात कर रहे हैं. जॉन रूसो सपोर्टेड द डेमोक्रेटिक आइडियल्स. ही सपोर्टेड द जर्नल विल. ही बिलीव्ड दैट जर्नल विल यानी जो जनमत है वॉज द बेस्ट, वॉज द सुपीरियर एंड वॉज द मोस्ट पावरफुल वीपन. क्योंकि जो आपका ये है बिकॉज द स्टेट इज़ फॉर्म्ड because any state is formed for the welfare of the people, welfare of the masses. अब यहाँ पे जो रूसो थे वो फ्रांस की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था और उसका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है. What he said, his statement was, he said that man is born free but everywhere he is in chains. और रूसो ने इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा. एंड ही टोल्ड द पीपल
to break all the chains of slavery. जितनी भी ये जो गुलामी की जो जंजीरें थी, जो ये राजवंश की जंजीरें थी, जो राजशाही तानाशाही की जो जंजीरें थी, इस तरह का उसको तोड़ फेंकने को कहा, बिकॉज ही बिलीव्ड व्हाट ही बिलीव्ड कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज. उसका मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर आज की स्थिति यह है कि वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है. रूसों के इस क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस की क्रांति के लिए एक विस्फोटक का काम किया. And this idea of Rousseau worked as explosion for the French Revolution. यानी जो रूसो थे बच्चों, यहाँ पे जो मोंटेस्क्यू रूसो थे, he was a philosopher. ये philosopher थे, जैन और इन्होंने जो है वो एक इनका जो he had a deep faith. So children, he had a deep faith in the dignity and goodness of man. And in his world famous book, which is, as I told you, Social Contract, what he investigated the origin of state and the government. As I told you, what he said, that man is born free and everywhere he is in chains. So it is necessary for man to throw off these chains, sweep away false fabric of society. What he said, that it is necessary for a man, यानी ये man के लिए it is very essential for man to break the chains and sweep away फॉल्स फैब्रिक ऑफ सोसाइटी. यानी ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चेन को वो तोड़ दे, इन चेन्स को तोड़कर, और सोसाइटी के जो गलत विचार है, जो सोसाइटी के जो बुरे विचार है, बुरी जो रूपरेखा है, उसको वो नष्ट करे. वॉट ही आर्गुड that the government, law and the state were the outcome of contract with the people. And he also believed that king remained on the throne under the obligation to obey the contract. If he failed in his duty, the contract was broken and he could be dethroned by the general will. मॉन्टेस्क्यू का यही कहना था बच्चों कि उसने ये बहस की, उसका ये कहना था कि जो शासन होता है, जो कानून होता है, जो राज्य होता है, वो लोगों से बनता है, और जो लोग होते हैं, और किंग जो है अपने और किसी भी राजा का शासन जो है वो इसी जो कॉन्ट्रैक्ट यानी इसी लोगों की भलाई है, उसके वेलफेयर के काम करने के लिए होता है. और अगर कोई राजा अपने दायित्व से वो पीछे हटता है तो द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड द पीपल, यानी लोग और राज्य और लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में ये कह रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो द किंग शुड बी डिथ्रोन्ड. तो किंग जो है उस राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है. सो चिल्ड्रन, ये था आपका. और अब अगला है आपका कि अन्य इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे जो है वो अन्य बुद्धिजीवी थे, जैसे कि फ्रांस से बहुत सारे विद्वान हुए बच्चों, जैसे कि आपके थे देवर ऑल्सो अदर फिलोसफर्स लाइक जिन्होंने who provoked the French Revolution, and all these other intellectuals, all these the thoughts and philosophies of these intellectuals was published in encyclopedia, was given in encyclopedia. Among others intellectuals, there was Diderot. There was a philosopher named Diderot, 1713 to 84. He also believed in democratic ideas. He also opposed monarchy system and federalism, and he also opposed the exploitation of the people. और ये दिदोरो जो था फिलोसोफर, ये भी एक फ्रांस का फिलोसोफर था, विचारक था, जो 1733 था टू 1784 तक था, और इसने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी पुस्तक में प्रकाशित की बच्चों. और इसने भी जो है वो निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद और जनता के शोषण की घोर जो है वो आलोचना की. और बहुत सारे अर्थशास्त्री भी हुए, जैसे तुर्जो, नेकर और क्वेसने. ये लोग भी फ्रांस की जो है वो दुर्बल अर्थव्यवस्था की आलोचना करने लगे. फिर उसको सुधार लाने के बहुत सारे उपाय भी उन्होंने बताए. और इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक शोषण की बहुत आलोचना की, और फिर फ्रांस की, और इन सभी का फ्रांस की जनता पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. So the ideas of philosophers and thinkers were openly discussed in salons and coffee houses, and they spread among people through books and newspaper as well. These were often read aloud in groups for the benefit of the people who were illiterate. So therefore the French philosophers, thinkers and writers or authors created a mental revolution by exposing what
by exposing the hollowness of the ancient regime। यानी ये जो फिलोसफर थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, लेखक हैं, इनके विचार जो है वो सैलून्स और कॉफ़ी शॉप में डिस्कस होने लगे, लोग बुक्स पढ़ने लगे, लोग उनके विचारों को जानने लगे, और जो और ग्रुप्स में यानी समूहों में बातें होने लगी, और जो निरक्षर थे, जो अशिक्षित थे, उन पर भी इनका प्रभाव पड़ने लगा। तो इस तरह जो ये फ्रेंच थिंकर्स और विचारक और दार्शनिक और विचारक थे बच्चों, इन्होंने एक पुरानी राजशाही तंत्र के ख़िलाफ़ जो है, एक खोखली पुरानी राजतंत्र या राजशाही के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मेंटल, एक जो है मानसिक क्रांति इन्होंने शुरू की, और इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति पर और फ्रांस पे इन पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बच्चों ये था आपका इंटेलेक्चुअल कॉजेज़। सो these are the intellectual causes। ये था आपके बौद्धिक कारण who were responsible, who were also the causes of the French Revolution, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के ये भी एक कारण थे, यानी इंटेलेक्चुअल कॉजेज़। और वी हैव डिस्कस हमने, और इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ माने कि द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, द रोल ऑफ फिलोसफर, थिंकर्स एंड राइटर्स, यानी बौद्धिक कारणों का मतलब है कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है फ्रांसीसी दार्शनिक, विचारक और लेखकों की भूमिका क्या क्या थी। वी हैव डिस्कस। सो वी विल स्टॉप हियर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन। मैं आपको प्रोजेक्ट जो है, आई विल सेंड द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट इन PDF फॉर्म, और मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोजेक्ट जो है आपको बता दूंगी किस तरह का प्रोजेक्ट आपको बनाना है। कार्डबोर्ड फाइल बनाइएगा प्रोजेक्ट के लिए, और जो है वो आपको क्या क्या फ़ाइल में कैसे फ़ाइल बनानी है, क्या क्या लिखना है आपको, आई विल टेल यू एंड आई विल सेंड यू इन PDF फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, along with this video I will send the PDF of about the project work. So take care of yourself, your family. So children, goodbye.